हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ, पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको साइंस के हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस उसका नोट्स भी मिल जाएगा। और ये नोट्स ऐसा वैसा नहीं है, इसमें सारा डेफिनेशंस, न्यूमेरिकल्स, प्रूफ, डेरिवेशन सब दिया हुआ है। और नोट्स बहुत ही प्रिसाइज नोट्स है जो आप लोग को एग्जाम में तो काम आएगा ही, प्लस सारा कंसेप्ट समझने की मदद मिलेगा। इस चीज़ का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जाके इस नोट्स को जरूर डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। तो पार्ट 2 में हम लोग ने न्यूक्लियस के बेसिक्स 4 पॉइंट देखे थे, न्यूक्लियस के बारे में जाना था। आज हम लोग थोड़ा और इनसाइड में और डिटेल में जानेंगे। तो और हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मींस जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है जो फ्लोट कर रहा होता है, उसमें मेनली 4 मेन पार्ट रहता है। ठीक है, उस 4 मेन पार्ट में से पहला पार्ट है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा पार्ट है क्रोमेटिन फाइबर, तीसरा पार्ट है अमीनो एसिड, चौथा पार्ट है नाइट्रोजनस कंपाउंड। हम लोग का सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस तो बहुत कम दिया है, फिर भी अभी सिर्फ 2 पार्ट को जानना है, एक न्यूक्लिक एसिड थोड़ा मोड़ा कि क्या होता है, और एक क्रोमेटिन फाइबर। बस ऐसे बुक में उतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, फिर भी ये 2 पार्ट अभी जानने का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है जो न्यूक्लियोप्लास्ट में पाया जाता है। एक होता है डीएनए, इसको हम लोग कहते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एक होता है हम लोग का आरएनए, राइबोस हो गई है, ये हो गया राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का ये डायग्राम में देखने में ऐसा लगता है और आरएनए देखने में ऐसा लगता है। मेनली इसका फंक्शन होता है आपका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पास करना, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो होता है, उसके जो संतान होते हैं उसमें जो सिमिलैरिटीज आता है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वो डीएनए के थ्रू पास होता है। और उसके बारे में फिर जाके जो संतान होता है उसमें जो भी एक ऑफस्प्रिंग होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कि वो कैसा दिखेगा, उसका नाक कैसा होगा, उसका हाथ कैसा होगा, वो सब उस इसमें कोडेड रहता है। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। और आरएनए का मेन काम होता है जनरली प्रोटीन सिंथेसाइज करना। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज करना। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में न्यूक्लिक एसिड में कि 2 तरह का होता है, एक डीएनए डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका मेन काम जनरली जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करता है, और उसका फिजिकल अपीयरेंस का सारा इंफॉर्मेशन इससे कोडेड रहता है। आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। डीएनए देखने में ऐसा होता है, डीएनए का डायग्राम है, और ये आरएनए का डायग्राम है। देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म डायग्राम में, अगर आप न्यूक्लियोप्लाज्म का डायग्राम देखेंगे तो सम थ्रेड लाइक मटेरियल की फ्लोटिंग व्हिच आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। थ्रेड लाइक मटेरियल आपको ऐसे से फ्लोट करता हुआ नजर आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। मगर जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन फाइबर कंबाइन टू फॉर्म ए कंडेंस्ड मास कॉल्ड क्रोमोसोम। जब ये एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये आपस में कंबाइन करके क्रोमोसोम बनाता है, कंडेंस मास क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, और इसका नंबर फिक्स होता है, मींस ह्यूमन बीइंग्स में कितना क्रोमोसोम रहेगा वो हर सेल में फिक्स रहता है, चेंज नहीं करता है। तो क्रोमेटिन फाइबर जुड़ के जो बनाता है, छोटा छोटा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन के समय जुड़ के एक कंडेंस मास बनाता है, इसको लोग क्रोमोसोम कहते हैं। On the surface of chromosomes, some granular structures are present which are called genes. Chromosomes जो होता है उसमें granular structure आपको मिलेगा, समझे? उनके सरफेस, उसके सरफेस में उसको जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स क्या होता है? जीन्स होता है फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बोला था ना कि डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना। वो जीन्स के फॉर्म में होता है। जीन्स क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो छोटा छोटा टुकड़ा जो डीएनए का होता है क्रोमोसोम में अटैच होता है। ठीक है, इन जीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोडेड। और जीन्स में ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा उसका सारा इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है। तो डीएनए जो का जो पार्ट होता है, उसको टुकड़ा होता है, उसको जीन्स कहते हैं।
और वो क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम कैसे बनता है? क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस करके एक कंडेंस मास बनाता है, मतलब जब जुड़ के टुगेदर एक कंडेंस मास बनाता है, तो उसमें ग्रेनुलर क्या कहते हैं जीन्स रहता है, और वो जब सेल डिवीजन के समय डिवाइड हो जाता है, तो उससे आपका क्या कहते हैं जो फिजिकल उसका ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस का जितना भी वो रहता है इंफॉर्मेशन रहता है, वो कोड रहता है उस जीन्स में। तो मेनली क्रोमैटिन फाइबर के बारे में इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सेल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है, पहले भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देख चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल को कैसे डिवाइड किया गया है। तो जनरली दो तरह का सेल्स पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। पहला होता है क्या? प्रोकार्योटिक सेल्स, मींस इसका मतलब क्या हुआ? नॉट हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मींस ना तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ना ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ना उसका जो न्यूक्लियस है उस ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गेनिज्म के सेल का जो न्यूक्लियस है बहुत अच्छा से मतलब विकसित नहीं हुआ है, ठीक है? उतना मतलब कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे दूसरा ह्यूमन बीइंग का जैसे सेल परफॉर्म कर पाता है। उसके एग्जाम्पल जनरली है बैक्टीरियल सेल्स और सेल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अब सेकेंड में आता है यूकैरियोटिक सेल्स जो हम लोग के पास है, हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और एग्जांपल क्या है? सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितना ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, एनिमल्स हो गया, तो प्लांट्स हो गया, हम लोग का जो न्यूक्लियस है बहुत वेल डेवलप्ड है, और ये बहुत कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक प्रो, और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है? ये आपको नोट्स में सारा मिल जाएगा, वहाँ आप जाके रिवाइज जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक सेल जो रहता है, एक सेलुलर लेवल पर भी रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवाइड करके दो नया सेल बनाता है, दो सेल बनता है। तो इसका सारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल है। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, हम लोग का जो ब्रेन है ह्यूमन बॉडी को ड्राइव करता है, वैसे ही जो सेल है उसका न्यूक्लियस ब्रेन होता है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान, इस सेलुलर रिप्रोडक्शन के दौरान इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, खुद डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक पार्ट इधर चल जाता है, एक पार्ट इधर चल जाता है। इट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल जो डेवलप करता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उसमें भी केमिकल एक्टिविटी को कैसे क्या करना है, मीन्स किस केमिकल को कहाँ भेजना है, ये सब भी न्यूक्लियस ही मतलब डिसाइड करता है। इट हैज इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डीएनए के फॉर्म में क्रोमोसोम के फॉर्म, क्रोमोसोम जो जाता है जिससे जिसके सरफेस में जो जीन्स रहता है, इससे आपका हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है। कि अगर आप ये चीज सुने होंगे कि उसका कोई ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर लगता है, मतलब किसी का नाक किसी की मम्मी से मिलता है, किसी का चेहरा किसी के पापा से मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर कैसे होता है? ये होता है डीएनए और क्रोमोसोम के थ्रू। और ये कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस का अंदर का जेली लाइक मटेरियल है। तो इट हैज इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, डाइजेशन, इनडाइजेशन, सब इसी के डायरेक्शन पे होता है, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ द सेल है। और हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो जो एक कंप्लीट सेल होता है, इसका डेफिनेशन तो हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। ये कंप्लीट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। मगर जो सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है, ये वाला सेल के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है? इट इज फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के जस्ट अंदर जो पूरा जेली लाइक मटेरियल जो भरा हुआ है, अगर ये जो जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है, यही हो गया आपका साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्ड ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास, लंग्स, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारा ऑर्गन प्रेजेंट है, उसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। एक साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियस है जो फंडामेंटल पार्ट है न्यूक्लियस। फिर और भी बहुत सारा सेल ऑर्गेनल है, प्लास्टिड है प्लांट सेल के केस में, लाइसोसोम्स है। तो इससे जो मटेरियल एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? मीडियम तो साइटोप्लाज्म में, जब ये साइटोप्लाज्म में तैर रहा है तो साइटोप्लाज्म से ही करेगा ना मटेरियल एक्सचेंज। इट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन। जितना भी जैसे न्यूट्रिएंट्स रहता है, वाइटल मॉलिक्यूल्स होता है, ये इस जेली लाइक मटेरियल में ही प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, जो पूरा सेल जिससे भरा हुआ रहता है। पूरा सेल इस फ्लूइड से भरा रहता है साइटोप्लाज्म, उसमें ये वाइटल मॉलिक्यूल्स रहता है जो उसका काम पड़ेगा सेल को अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इट एक्ट जैसे अमीनो एसिड का काम पड़ता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, ग्लूकोज ये सबसे एनर्जी मिलता है, एडीपी बनता है, विटामिन आयरन का भी वैसे काम पड़ता है अलग अलग जगह। तो सब का स्टोर हाउस कहाँ पे है? ये जेली लाइक मटेरियल। इट एक्ट अ साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलाइसिस। कुछ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसका पाथवे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है अभी रफ में जान लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट से जो है हाई एनर्जी डेंसिटी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, इसके बारे में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 हो सकता है कि लास्ट लेक्चर हो, और उसमें सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग देखेंगे। अगर अभी जान लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, पहले जैसे कि मैंने साइटोप्लाज्म में बताया था कि कुछ कुछ ऑर्गेनल्स ठहरते रहता है, जैसे बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें कितने सारे ऑर्गन होते हैं। स्टोमक होता है, पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हुआ, सबका एक अलग अलग फंक्शन है। तो टोटल मिल के बनाता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम को। वैसे ही जो कम्प्लेक्स सेल नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक सेल जो होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेट फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, और बहुत उसमें केमिकल एक्टिविटी चलते रहता है, एक दो एक्टिविटी नहीं। तो सारा एक्टिविटी कोई एक ऑर्गन तो परफॉर्म करेगा नहीं, तो बहुत सबका अलग अलग फंक्शन होता होगा। तो दिस एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो सिंपली आप ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को दिमाग में बैठा सकते हैं। एक लेमन टर्म में अगर इसको हम कहें तो लेमन टर्म में कह सकते हैं कि सेल्स का जो डिफरेंट ऑर्गन होता है। यार लिख नहीं सकते कहीं डेफिनेशन आया ऐसे तो, मगर एक लेमन टर्म में आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि सेल का डिफरेंट जो ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स होता है उसको बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं, वैसे ही। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आप लोग जाके सबसे पहले इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए, डिजिटल नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में रिवाइज कीजिए जितना पढ़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सारा साइंस का चैप्टर का वीडियो 9 का मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी मिल जाएगा साइंस का, ठीक है। बाय बाय।